मित्रों, बहुत से दर्शकों का आग्रह था कि हम भारत के प्राचीनतम इतिहास पर भी कुछ सामग्री दिखाएं। उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए हमने हिंदू धर्म की कथाएं नाम से एक नया हिंदी चैनल आरंभ किया है। जो दर्शक प्राचीनतम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में रुचि रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। 17 सितंबर 1857 का सूरज निकलने से पहले ही बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किले के पानी वाले दरवाजे से होकर यमुना जी की तरफ निकल गया। उसने अपने वजीर आजम और बेगम जीनत महल को भी अपने जाने के बारे में सूचना नहीं दी। बादशाह के साथ कुछ विश्वसनीय सेवक थे जो बादशाह का खजाना अपने कंधों पर उठाए हुए थे। बादशाह ने खानदानी खजाने की कुछ चुनी हुई चीजें अपने साथ ली थीं, जिनमें कुछ बहुमूल्य शाही जेवरात, व्यक्तिगत मिल्कियत के कागजात, उनकी पूरी फेहरिस्त और एक पालकी थी। जब सूरज निकला तो बादशाह एक कश्ती में बैठकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह यमुना नदी के पुराने किले के घाट की तरफ उतरा। बादशाह समझ रहा था कि उसे किले से निकलते हुए कोई नहीं देख रहा है, किंतु संभवतः वह गलत था। हॉडसन के कुछ जासूस 24 घंटे बादशाह की गतिविधियों पर नजर रखते थे और पल पल की खबर हॉडसन तक भिजवाते थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन जासूसों ने इस सूचना को हॉडसन तक पहुंचाने में कितनी शीघ्रता की होगी। बादशाह शाहजहानाबाद से 3 मील दूर दक्षिण में ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचा। उसने अपना सारा खजाना निजामी खानदान के वारिसों के पास अमानत के तौर पर रख दिया, जिसमें एक संदूक उन पवित्र चीजों का था जिनके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते थे। इस सामग्री में पैगंबर की दाढ़ी के 3 पवित्र बाल भी थे, जो तैमूरी खानदान में 14वीं सदी से बाप से बेटे को पवित्र विरासत के रूप में मिलते रहे थे और जफर को उनसे बेहद लगाव था। महल की डायरी और दूसरे संदर्भों से पता चलता है कि विशेष अवसरों पर बहादुर शाह जफर स्वयं अपने हाथों से उन पवित्र बालों को गुलाब जल से धोता था। यह समस्त सामग्री निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सुरक्षित रख देने के बाद बादशाह ने दरगाह में अपनी और अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ मांगी। दरगाह के पीरजादे ने बादशाह को बहुत साधारण नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद बादशाह फूट फूट कर रोने लगा तथा पीरजादा से कहने लगा कि मैं हमेशा से जानता था कि ये बागी हमारे सिर पर मुसीबत लाएंगे। मुझे शुरू से ही बहुत से अंदेशे थे और अब वे सब सच साबित हो रहे हैं। ये सिपाही अंग्रेजों के सामने भाग खड़े हुए। हालांकि मैं एक दरवेश हूं और मेरा मिजाज सूफियाना और फकीराना है, लेकिन मेरी रगों में जो अजीम खून दौड़ रहा है वह मुझे खून की आखिरी बूंद तक लड़ने के लिए तैयार रखेगा। मेरे बुजुर्गों ने इससे भी ज्यादा बुरे दिन देखे थे, लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं हारे। लेकिन मैंने किस्मत का लिखा पढ़ लिया है। मुझे अपनी नजरों के सामने यह मुसीबत नजर आ रही है जो मेरी नस्ल की शान को खत्म कर देगी, और अब कोई शक नहीं रहा कि मैं तैमूरी घराने का आखिरी आदमी हूं जो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। मुगल बादशाह का चिराग भड़क रहा है तथा सिर्फ चंद घंटे और रोशन रहेगा। जब मुझे यह मालूम है तो मैं क्यों बेकार का और खून बहाने की वजह बनूं। इसलिए मैंने किला छोड़ दिया। अब यह मुल्क खुदा के हवाले है और उसकी मिल्कियत है, वह जिसे चाहे सौंपे। इसके बाद बादशाह अपनी पालकी में बैठकर अपने गर्मियों के महल में चल दिया, जो महरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के पास स्थित था। वहीं पर बादशाह को प्रधान सेनापति बख्त खां मिलने वाला था। बादशाह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि इलाही बख्श घोड़ा दौड़ाता हुआ बादशाह के पास आया और बादशाह से कहने लगा कि गुजरों का एक गिरोह रास्ते में हर एक को लूट रहा है, जैसा उन्होंने
पहले अंग्रेजों के साथ किया था। स्कॉटिश लेखक विलियम डैलरिम्पल ने लिखा है कि इलाही बख्श ने जो कहा था वह सच था, किंतु जफर को मालूम नहीं था कि इलाही बख्श हॉडसन का वेतन भोगी कर्मचारी था और वह हॉडसन के कहने पर ही बादशाह को ढूंढता हुआ वहां आया था। बादशाह अंग्रेजों के हाथों में पड़ने से बचता फिर रहा था और हॉडसन अपना खेल खेल रहा था। वह भी नहीं चाहता था कि बादशाह अंग्रेजों के हाथों में पड़ जाए। वह बादशाह को एक सुरक्षित स्थान में जाकर छिप जाने देना चाहता था ताकि समय आने पर वह बादशाह को गिरफ्तार करके कंपनी सरकार के सामने स्वयं को अत्यंत योग्य अधिकारी सिद्ध कर सके। विलियम हॉडसन ने बेगम जीनत महल से एक गुप्त समझौता समय रहते ही कर लिया था कि जब भी बागियों का अंत हो जाएगा तो बादशाह तथा बेगम को विलियम हॉडसन के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। इसके बदले में विलियम हॉडसन कंपनी सरकार से यह वचन लेगा कि कंपनी सरकार बादशाह बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल, शहजादे जवान बख्त और जीनत के पिता की जान नहीं लेगी। इस समझौते में बहादुर शाह जफर की अन्य बेगमों एवं उनके पुत्रों का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु इस समझौते के हो जाने की बात न तो बादशाह को पता थी और न कंपनी सरकार के किसी अन्य अधिकारी को। इसलिए बादशाह विचार कर रहा था कि वह अपने प्रधान सेनापति बख्त खां से मिलकर उसकी सहायता से दिल्ली से बाहर चला जाए। यही कारण था कि बादशाह ने इलाही बख्श की बात नहीं मानी और कुतुब साहब की दरगाह की तरफ बढ़ना जारी रखा। किंतु जब इलाही बख्श ने कहा कि बेगम जीनत महल ने हॉडसन से सारी बातें तय कर ली हैं तथा बेगम जीनत महल भी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचने वाली हैं, तो बादशाह वापस निजामुद्दीन की दरगाह की तरफ मुड़ गया। कुछ देर बाद बेगम जीनत महल निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आई तथा बादशाह को लेकर हुमायूं के मकबरे पर चली गई, जो निजामुद्दीन की दरगाह से अधिक दूर नहीं था। दर्शकों की सुविधा के लिए यह बता देना समीचीन होगा कि हुमायूं का मकबरा एक विशाल भवन है जिसमें मुगल बादशाहों, बेगमों और शहजादियों की कब्रें बनी हुई हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में अकबर के शासनकाल में हुआ था। बहादुर शाह जफर के समय की दिल्ली में इससे बड़ा और इससे शानदार भवन और कोई नहीं था। बादशाह ने हुमायूं के मकबरे पर पहुंचकर लाल किले में स्थित अपने विश्वसनीय अधिकारी के नाम गुप्त संदेश भेजा कि वह बादशाह के हाथी हकीम अहसन उल्लाह की हवेली पर भेज दे तथा हकीम अहसन उल्लाह से कहे कि वह शाही खानदान के पास मकबरे पर आ जाए। इसके बाद बादशाह अपने पूर्वजों के मकबरे के अंदर के तहखाने में इंतजार और दुआ करने चला गया। इधर तो ये सब घटनाएं हो रही थीं और उधर पूरी दिल्ली में यह सूचना आग की तरह फैल गई कि बहादुर शाह जफर ने आखिर वही कर दिखाया जिसे करने की धमकी वह लंबे समय से दे रहा था, अर्थात वह किला छोड़कर ख्वाजा कुतुब की दरगाह पर चला गया। जनता यही समझती थी कि बादशाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर गया है, क्योंकि बादशाह कहाँ है इसे बहुत सावधानी के साथ गुप्त रखा गया था। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजी सैनिकों ने लाल किले में रहने वालों को तीतरों की तरह मार डाला।